स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में और पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे मेंडल के नियमों के अपवाद। तो उनको समझने से पहले देखिए, हमने अब एक अपवाद पढ़ा था, अपूर्ण प्रभाविकता। तो पिछले वीडियो में हमने इसको समझ लिया था कि अपूर्ण प्रभाविकता क्या होती है। तो कार्ल कोरेन्स ने क्या किया था, एक लाल पुष्प वाले मिराबिलिस जलापा और सफ़ेद पुष्प वाले मिराबिलिस जलापा के पौधे लिए थे। तो देखा कि F1PD में उनको जो पौधा प्राप्त हुआ वो मेंडल के नियम के अनुसार तो लाल रंग का होना चाहिए था, लेकिन लाल रंग का उत्पन्न होकर गुलाबी रंग का पौधा प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर जो F1PD ये बनी है, ये न तो लाल है न सफ़ेद है, और दोनों का एक बीच का लक्षण प्रकट हो गया। तो ये जो अपवाद है, इसको हम कह रहे हैं अपूर्ण प्रभाविकता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके हमने एंडालुसियन मुर्गी के पंखों का रंग भी देखा था। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अपवाद, जिसका नाम है सहप्रभाविकता। देखिए, सहप्रभाविकता जिसको हम कोडोमिनेंस भी कहेंगे। मतलब यहाँ पर जैसे अपने एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक जो मवेशी होती है उनके त्वचा का रंग होता है लाल त्वचा। एक मवेशी होती है जिसका रंग है लाल त्वचा, और दूसरा मवेशी है जिसका त्वचा का रंग है सफ़ेद। तो हम देखते हैं कई ऐसे मवेशी जानवर होते हैं जिनको सफ़ेद रंग के होते हैं, कुछ लाल त्वचा वाले होते हैं, कुछ सफ़ेद त्वचा वाले होते हैं। तो लाल त्वचा वाले और सफ़ेद त्वचा वाले मवेशियों पर जब क्रॉस करवाया गया तो F1PD प्राप्त हुई। तो इसको जैसे अपन कैपिटल ए मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो F1PD वो मेंडल के अनुसार जो PD हमको प्राप्त होनी चाहिए थी वो लाल त्वचा वाली प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लाल त्वचा वाली न बनकर एक चितकबरी का मतलब है कि जिसमें लाल त्वचा भी उपस्थित थी और बीच में सफ़ेद बाल वाली त्वचा भी उपस्थित थी, यानी लाल भी थी तो सफ़ेद थी। यानी F1PD में जो जीन है उसके दोनों युग्म विकल्पियों ने अपना प्रभाव दिखाया है साथ साथ। जब किसी जीन के दो विकल्पी अपना प्रभाव साथ साथ दर्शाते हैं तो उसे तो हम कह रहे हैं सहप्रभाविकता। तो इसी तरह से जैसे हमारी एक रक्त का निर्धारण करने वाली जीन है आई, उसका एक विकल्पी है IA और दूसरा इसका विकल्पी है IB। इसके 3 विकल्पी होते हैं, तो 2 की चर्चा कर लेते हैं हम। जब इनमें दोनों में क्रॉस होता है तो यहाँ पर F1PD जो प्राप्त होगी वहाँ पर ये अपन को IA और IB प्राप्त होना चाहिए था। तो यहाँ पर मेंडल के अनुसार तो IA मतलब जो ए समूह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ना होकर एक ग्रुप बनता है AB ग्रुप, AB रक्त समूह। तो AB रक्त समूह भी एक सहप्रभाविकता का उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ पर AB प्रकट हो रहा है और B भी प्रकट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दूसरे अपवाद, जिसको हम सहप्रभाविकता या कोडोमिनेंस कह रहे हैं। तो देखिए, सहप्रभाविकता कोडोमिनेंस क्या होता है, जब किसी जीन के दो युग्म विकल्पी है और आपस में प्रभावी अथवा अप्रभावी नहीं होते। दो युग्म विकल्पी है जो आपस में प्रभावी है अप्रभावी नहीं है, और दोनों युग्म विकल्पी अपने लक्षणों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं, तो उसे सहप्रभाविकता कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण अपन दे सकते हैं कि लाल त्वचा वाला मवेशी है और एक सफ़ेद त्वचा वाला मवेशी है। तो जब इसके दोनों में हम क्रॉस करवा रहे थे तो F1PD के अंदर हमें चितकबरा जो मवेशी है वो प्राप्त हुआ, जिसको अपन रोन भी कहते हैं। तो ये जो स्थिति है, यहाँ पर चितकबरी का मतलब है लाल और सफ़ेद दोनों यहाँ की त्वचा वाली, यानी से चितकबरी जो मवेशी पैदा हुआ उसमें लाल त्वचा भी थी तो सफ़ेद भी थी, तो दोनों ने अपना लक्षण प्रकट कर दिया साथ साथ। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि ये दोनों आपस में प्रभावी है प्रभावी नहीं है, दोनों युग्म विकल्पी अपने अपने लक्षणों को F1PD में प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस गुण को हम कह रहे हैं सहप्रभाविकता या कोडोमिनेंस। अर्थात इसको हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि F1PD में प्रभावी तथा अप्रभावी जीन बराबर बराबर अपना लक्षण प्रकट करते हैं। तो बराबर बराबर लक्षण प्रकट करते हैं, तो उस स्थिति को भी हम सहप्रभाविकता कहते हैं। यानी F1PD में प्रभावी हुए या अप्रभावी दोनों जीन अपना अपना लक्षण प्रकट कर रहे हैं। देखिए इसके उदाहरण देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण मानव का AB रक्त समूह है, ये याद रखिएगा। सहप्रभाविकता का उदाहरण है
और पशुओं को जो बालों का रंग है, जो हमने अभी आपको उदाहरण दिया लाल त्वचा और सफ़ेद त्वचा मवेशी वाला, तो उनके जो बाल होते हैं उन बालों का रंग है वो भी सहप्रभाविकता का उदाहरण है। जैसे AB रक्त समूह कैसे हुआ, जैसे IA जीन है, IB इसके दो विकल्प ही है और F1PD के अंदर दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं, यानी AB रक्त समूह बनता है। तो ये भी एक सहप्रभाविकता का उदाहरण है। तो इस लेसन में जो हमारा रक्त समूह है जिसको अपन ABO रक्त समूह कहते हैं, जिसमें A रक्त समूह, B रक्त समूह, AB रक्त समूह और O रक्त समूह, 4 रक्त समूह होते हैं इस रक्त समूह में। तो ABO रक्त समूह की वंशागति आखिर मनुष्य में किस प्रकार से होती है, तो उसको कंप्लीट आपके इस चैप्टर में समझाया गया है। तो उसको अपन समझते हैं। देखिए कि मानव में ABO रक्त समूह है। ABO का मतलब क्या हो गया, इसमें AB आता है, AB भी आता है, B रक्त समूह भी आता है और O भी आता है, चारों रक्त समूह आ गए इसमें। तो इनको मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, ABO रक्त समूह है। तो ABO रक्त समूह का निर्धारण एक जीन I द्वारा होता है। याद रखिएगा, हमारे जो रक्त का समूह का निर्धारण करती है उस जीन का नाम है I। यह जीन मानव की RBC यानी लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन, जिसको एंटीजन भी कहते हैं, के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे RBC की जो सतह होती है, ये RBC है, इसकी सतह पर A एंटीजन होता है तो ये रुधिर समूह A हो जाता है। RB की सतह पर B एंटीजन होता है तो रुधिर ग्रुप B हो जाता है। अगर RBC की सतह पर A और B दोनों एंटीजन होते हैं तो वो रुधिर ग्रुप AB हो जाता है, और इस पर कोई एंटीजन नहीं है तो रुधिर ग्रुप O हो जाता है। तो ये जो एंटीजन होते हैं ये कौन प्रदर्शित करता है, इसका मतलब इसके लिए एक जीन उत्तरदायी है और वो जीन I है। तो वो I किस प्रकार से इसको निर्मित करती है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो जीन है I, ये मानव की RBC की सतह पर प्रतिजन या एंटीजन का निर्माण करती है। ये प्रतिजन या एंटीजन RBC की सतह से पर बाहर निकले हुए शर्करा बहुलक होते हैं। शर्करा बहुलक का मतलब है कि जो कोशिका झिल्ली होती है RBC की, इस झिल्ली पर तो हम देखते हैं कि जब कोशिका झिल्ली की संरचना पढ़ते हैं तो हमें उसमें एक तो फॉस्फोलिपिड की परतें होती है 2, और फिर उसके बाहर है वो बाह्य प्रोटीन होती है। तो इस प्रोटीन से लगी हुई कुछ शर्करा के अणु पाए जाते हैं। इस तरह से ये शर्करा के अणु पाए जाते हैं, तो इनका निर्माण है वो ये I जीन करती है। तो ये प्रतिजन एंटीजन RBC की सतह पर बाहर निकले हुए शर्करा बहुलक होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ये प्रोटीन की जो कोशिका झिल्ली की प्रोटीन होती है, ग्लाइको का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, तो उससे बने हुए होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं जो कि प्रोटीन से संलग्न होते हैं। I जीन के 3 युग्म विकल्पी होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये अपवाद इसलिए है क्योंकि मेंडल ने ये कहा था कि प्रत्येक कारक के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, एक प्रभावी और अप्रभावी। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात ये है कि आज जो हमारे रक्त समूह का निर्धारण करने वाले I जीन है उसके 3 युग्म विकल्पी, जिनको अलील भी कहते हैं। तो इसको अलील या युग्म विकल्पी कह रहे हैं। तो वो रूप कौन कौन से हैं, देखिए वो है एक तो IA, एक है IB और एक है स्मॉल I। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, कई किताबों में इसको I0 भी लिखा जाता है। तो हमारी किताब में जिसको IA और IB और स्मॉल I से 3 जो जीन है I के, उसके 3 युग्म विकल्पी हो गए। तो यही यहाँ पर ये अपवाद हो गया क्योंकि मेंडल के अनुसार तो 2 ही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 3 है। अब देखिए तीनों किस तरह से RBC की सतह पर एंटीजन बनाने वाले हैं। तो जो IA जीन का युग्म विकल्पी है वो RBC की सतह पर A एंटीजन बनाने के लिए उत्तरदायी है, और जो IB है वो RBC की सतह पर B एंटीजन बनाने के लिए उत्तरदायी है, और जो स्मॉल I है वो कोई एंटीजन नहीं बनाती है। तो कहने का मतलब है A एंटीजन IA बनाएगी, B एंटीजन IB बनाएगी, और स्मॉल I होगी तो वहाँ पर कोई एंटीजन नहीं बनेगा, और कोई एंटीजन नहीं होगा तो वहाँ पर रुधिर ग्रुप O होने वाला है। अब इनकी एक खास बात ये हो रहा है कि जो IA और IB है ये दोनों प्रभावी जीन है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए प्रभावी नहीं है, बल्कि इस स्मॉल I पर प्रभावी है। यानी स्मॉल I के साथ अगर दोनों में से कोई भी होती है तो वही अपना प्रभाव दिखाती है।
लेकिन अगर आई ए और आई बी दोनों साथ आती है तो दोनों अपना प्रभाव दिखाती है, दोनों एक दूसरे के लिए मतलब सहप्रभावी है, यानी दोनों अपना प्रभाव दिखाएगी, जिसको सहप्रभाविकता भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जो आई ए और आई बी जीन है वो आई जीन के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी है, लेकिन आई ए और आई बी दोनों जीन सहप्रभावी होती है। सहप्रभावी का मतलब है जब ये दोनों उपस्थित होती है तो ये दोनों ही अपना प्रभाव दिखाती है और इस स्थिति में ए बी रक्त समूह बन जाता है। तो इस दशा को हम सहप्रभाविकता भी कहते हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ए बी रक्त समूह जो है अपने मानव का, वो सहप्रभाविकता का एक उत्तम उदाहरण है। अतः जब आई ए व आई बी दोनों जीन उपस्थित होती है तो आरबीसी की सतह पर अपने अपने प्रकार के एंटीजन ए व बी निर्मित करती है, अर्थात आरबीसी की सतह पर अपने अपने प्रकार के शर्करा बहुलक निर्मित करती है। इसे ही सहप्रभाविकता कहते हैं। कहने का मतलब है अगर जीन आई ए है तो ये आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन बना देगी, आई बी है तो आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन बनाएगा, दोनों रूप उपस्थित है तो दोनों एंटीजन बन जाएंगे, दोनों ही नहीं है स्मॉल आई है तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा, और उसी हिसाब से ए बी और ओ रक्त समूह का निर्धारण हो जाता है। तो ये था हमारी इस मानव में रक्त का निर्धारण करने वाली जीन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हों लिखी हमने। आई जीन के 3 युग्म विकल्पीय एलील होने के कारण कुल 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। कितने प्रकार के जीनोटाइप बन रहे हैं? 6 प्रकार के जीनोटाइप बन रहे हैं, वो भी अपन देखने वाले हैं। कि 3 युग्म विकल्पी है इसलिए 6 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। इन 6 प्रकार के जीनोटाइप से कुल 4 प्रकार के फिनोटाइप यानी ए बी और ओ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि एक तो हमारे आई जीन के कितने युग्म विकल्पी है वही ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? 6 प्रकार के बनते हैं। और 6 प्रकार के जीनोटाइप कुल कितने प्रकार के फिनोटाइप यानी लक्षण रूप प्रकट करेंगे? तो सिर्फ 4 प्रकार के। और वो भी कौन कौन से हैं? ए बी और ओ, ये 4 प्रकार, 6 तरह के जीनोटाइप, जीन पर रूप और 4 तरह के फिनोटाइप। तो हम वो देखने वाले हैं कि किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए हमने एक टेबल बना रखी है। ये जनक फर्स्ट और जनक सेकंड ने हमने युग्म विकल्पी दर्शा रखे हैं। फिर संतति में क्या होगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा और फिर उसका रक्त समूह कैसा बनेगा। देखिए अगर जनक ए में आई ए है और जनक बी यानी माता पिता से, दोनों से, एक माता है और एक पिता है। जनक फर्स्ट का मतलब पिता या जनक सेकंड का मतलब माता, इन तो एक माता से आता है एक पिता से आता है। तो एक संतति में जैसे आई ए पिता से और आई ए माता से आ रहा है, तो यहाँ पर संतति में क्या आया? आई ए और आई ए, तो ये दोनों समयुग्मजी है, तो यहाँ पर रक्त समूह कैसा बन गया? ए बन गया। अगर एक से आ रहा है आई ए, दूसरे से आ रहा है आई बी, तो यहाँ पर जीनोटाइप बन गया आई ए और आई बी, और यहाँ पर लक्षण प्रकट होता है यानी रक्त समूह प्रकट होता है ए बी। अब ये स्पेशल बात है, देखो यहाँ पर सहप्रभाविकता हो गई है। ये क्या हो गई? सहप्रभाविकता, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों अपना लक्षण प्रकट कर रहे हैं। देखिए तो ये सहप्रभाविकता हो गई। इसी तरह से एक से आई ए आई आर, एक ने दिया स्मॉल आई, तो यहाँ पर जीन पर रूप बनता है, जीनोटाइप बनता है आई ए और स्मॉल आई। तो अब देखिए आई ए स्मॉल आई के ऊपर प्रभावी है, तो आई बेचारा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, केवल आई ए अपना प्रभाव दिखाएगा, और रिजल्ट क्या निकलेगा? यहाँ पर समूह क्या बनेगा? केवल ए बनेगा। एक से आई बी आ रहा है, एक से आई ए आ रहा है, तो भी यहाँ पर ए और बी बनेगा। ए को हमें पहले लिखना है, बी को बाद में लिखना है। तो आई ए आई बी, तो भी ये सहप्रभाविकता का, ये भी क्या हो गया? सहप्रभाविकता का उदाहरण है। ये भी एक तरह का जीनोटाइप। तो आई ए और आई बी, तो यहाँ पर ए बी रक्त समूह बन गया। अगर एक से आई बी दूसरे से आई बी आ रहा है, तो यहाँ पर जीन पर रूप बन रहा है आई बी, क्योंकि दोनों समयुग्मजी है, तो यहाँ पर बी रक्त समूह बन जाएगा। एक से आ रहा है देखिए आई बी और दूसरे से आ रहा है स्मॉल आई, तो यहाँ पर जीन पर रूप बन गया आई बी और स्मॉल आई,
तो यहाँ पर जो कि स्मॉल आई अप्रभावी है, आई बी प्रभावी है, तो यहाँ पर रक्त समूह बन जाता है बी। अगर एक से स्मॉल आई आ रहा है, दूसरा भी स्मॉल आई आ रहा है, तो यहाँ पर जिन पर रूप बनता है स्मॉल आई, तो ये दोनों अप्रभावी है, इसलिए ये अब इस स्थिति में अपना लक्षण प्रकट करेंगे, यानी कोई एंटीजन नहीं बनेगा। और जब कोई एंटीजन नहीं बनता है तो रक्त समूह बन जाता है ओ। तो इन टोटल अपन इनको देखें तो यहाँ पर अगर अपन इनमें से छांटें तो यहाँ पर टोटल 6 तरह के जीनोटाइप अपन को प्राप्त होने वाले हैं, जिसमें एक ए वाला हो गया, एक ए बी वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक लास्ट वाला हो गया। तो कुल 6 प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे। 2 तो इसमें कॉमन है और इधर फिनोटाइप देखेंगे तो ए, फिर बी, फिर ए बी और ओ, टोटल 4 तरह के फिनोटाइप। मतलब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमको ये प्राप्त होंगे। कुल 6 प्रकार के जीनोटाइप कौन से होंगे? आई ए और आई ए, फिर आई ए और आई ए और स्मॉल आई, फिर आई बी, फिर आई बी और स्मॉल आई, और स्मॉल आई, ये 6 तरह के। हम इसको नहीं मानेंगे। आई ए और आई बी दो बार आ रहे हैं तो हम केवल उसको एक ही मानेंगे क्योंकि कॉमन है। इसलिए आई ए, इस तरह से ये 6 प्रकार के जीनोटाइप हमको प्राप्त हो गए। और इन 6 टाइप के जीनोटाइप से हमें 4 तरह के फिनोटाइप प्राप्त होंगे। कौन से? ए वाला, बी वाला, ए बी वाला और ओ वाला। तो इस तरह से हमको 6 प्रकार के जीनोटाइप से 4 प्रकार के फिनोटाइप अपन को प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आता है कई बार कि पिता का रक्त समूह है वो ए है और माता का रक्त समूह है वो बी है, तो उसकी संतति में कौन सा रक्त समूह होगा? संभावित अपन देखेंगे तो पिता का ए है, माता का बी है, तो हमें जीनोटाइप लिखना पड़ेगा पहले। तो जीनोटाइप देखिए, इसके पिता के जीनोटाइप क्या हो सकते हैं? आई ए हो सकता है, आई ए हो सकता है, या आई ए और स्मॉल आई। तो ये दो स्थितियां बनती है कि जब एक तो आई ए और एक आई ए और स्मॉल आई, दो स्थितियां, 2 टाइप के जीनोटाइप बनते हैं जब एक ब्लड ग्रुप बनेगा। और बी कब बनता है? बी बनेगा जब आई बी और आई बी के साथ आई बी हो, या आई बी के साथ स्मॉल आई हो। तो 2 तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं अगर पी तरह का रक्त समूह है। तो हम इसमें से हम कॉमन जीन छांट लेंगे, यानी एक तो होता है आई ए है इसमें और एक स्मॉल आई है। 2 तरह के जीन है इसमें, 2 तरह के विकल्पी है इसमें, एक तो आई बी है और एक स्मॉल आई है। इनमें से हम कॉमन छांट लेंगे, इसमें से और इसमें, दोनों में से। तो इसमें से आई ए एक तो, और एक दूसरा है आई स्मॉल आई, इसमें आई बी है और एक स्मॉल आई है। अब हम इसका क्रॉस करवा देंगे। तो देखो पहले आई ए से आई बी का क्रॉस करवाते हैं। तो इसका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर जीनोटाइप बनेगा आई ए और आई बी। फिर हम इस आई ए का क्रॉस दूसरे स्मॉल आई से करवा देते हैं, तो यहाँ पर जीनोटाइप बनेगा आई ए और स्मॉल आई। फिर हम इस स्मॉल आई को लेकर फिर इसके पहले से अपन इसका क्रॉस करवा देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा आई बी और स्मॉल आई। फिर हम स्मॉल आई का इसके दूसरे यानी स्मॉल आई से इसका संकरण करवा देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा स्मॉल आई। तो यहाँ पर अगर ये तो जीनोटाइप प्राप्त हो गए अपन को, जीनोटाइप प्राप्त हो गई है। अब इसका फिनोटाइप यानी रक्त समूह कैसे बनेगा? तो ए और बी से तो बन जाएगा ए बी बन जाएगा, आई ए और स्मॉल आई से बन जाएगा ए, आई बी और स्मॉल आई से बन जाएगा बी, और स्मॉल आई से बन जाएगा ओ। तो मतलब इस संतति में ए बी और ओ, इन चारों में से कोई सा भी रक्त समूह बन सकता है। और चूंकि 4 है तो इसके सबके ये 25% हो गए सारे, यानी इनका अनुपात है 1:1:1:1:1। ये अनुपात हमें प्राप्त हो रहा है। सबके 25% की इसकी संभावना है। चारों में से कोई भी प्रकार का इसके अंदर रक्त समूह संतति में बन सकता है। तो आप किसी भी तरह से इसके संतति का रक्त समूह निकाल सकते हो कि यहाँ पर आपको बी दे दे, फिर यहाँ ओ दे दे, तो इसके आप जीन पर रूप बना लो और फिर इसका क्रॉस करवा के आप पता लगा सकते हो। तो ये तो था इस तरह का कोई परीक्षा में प्रश्न आने का। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें।
देखिए नोट डाल के लिखा है कि हम जानते हैं कि मानव में एबीओ रक्त समूह के निर्धारण करने वाली आई जीन के 3 युग्म विकल्पीय एलील अर्थात IA, IB और स्मॉल आई होते हैं। अतः एबीओ रक्त समूह बहुविकल्पी, जिसको मल्टीपल एलील का एक अच्छा उदाहरण है। अतः एबीओ रक्त समूह की जो वंशागति है वो बहुविकल्पी का भी एक अच्छा उदाहरण है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहु यानी अनेक, विकल्पी यानी युग्म विकल्पी। तो हम देखते हैं कि मेंडल ने ये कहा कि एक जीन के 2 ही युग्म विकल्पी होते हैं, 1 और 2, तो एक प्रभावी और एक दूसरा अप्रभावी होता है। लेकिन किसी जीन के 1, 2, 3 यानी 2 से ज़्यादा अगर युग्म विकल्पी है तो उसे हम क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पी बोल रहे हैं। तो अभी हम आई जीन अब मैंने पढ़ा तो इसके हमने 3 युग्म विकल्पी देखे हैं, तो ये किसका उदाहरण हो गया, बहुविकल्पी का उदाहरण हो गया। तो ये बहुविकल्पी का एक अच्छा उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि बहुविकल्पी का एक उदाहरण दीजिए, तो आपको देना है एबीओ रक्त समूह है या बहुविकल्पी जीन का उदाहरण दीजिए, तब आपको लिखना है आई जीन। तो 2 तरह से प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी का उदाहरण दीजिए तो अब आपको लिख देना है एबीओ रक्त समूह है। अगर पर्टिकुलर ये पूछे कि बहुविकल्पी जीन का उदाहरण दीजिए तो आप जीन का उदाहरण दे दोगे मानव के रक्त समूह का निर्धारण करने वाली आई जीन। जब किसी जीन के 2 से अधिक विकल्पी होते हैं या युग्म विकल्पी होते हैं, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो आप, तो उन्हें बहुविकल्पी तथा इस स्थिति को बहुविकल्पता कहते हैं। बहुविकल्पता में एक जीन के 2 से अधिक विकल्पी एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे रक्त समूह का निर्धारण, एक रक्त समूह है, रक्त समूह का निर्धारण करना है, तो रक्त समूह का निर्धारण करना एक लक्षण है। ये इसका लक्षण कौन कौन कर रही है, IA कर रही है, IB कर रही है, स्मॉल आई भी कर रही है, यानी युग्म विकल्पी एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये सारे एक ही लक्षण यानी रक्त समूह का निर्धारण कर रही है। तो जब कोई जीन है और उसके 2 से ज़्यादा विकल्पी है और वो केवल एक ही लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको भी हम बहुविकल्पता कह रहे हैं। बहुविकल्पी की क्रियाशीलता देखिए, बहुविकल्पी की क्रियाशीलता समष्टि यानी पॉपुलेशन अध्ययन के समय ही दिख सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बहुविकल्पता कब प्रदर्शित होती है, जब हम पूरी एक समष्टि यानी जनसंख्या का एक उदाहरण लें, उसका अध्ययन करें। एक व्यक्ति में हमें बहुविकल्पता या बहुविकल्पी नहीं दिखाई देती है। अब वो क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि एक व्यक्ति में केवल 2 ही युग्म विकल्पी हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें बहुविकल्पता का अध्ययन करना है तो हमें समष्टि यानी एक बड़ी जनसंख्या का उदाहरण लेना है। तो हमें मानव लेते हैं, तो मानव में बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो जब हम मानव की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो अपन देखते हैं कि मानवों में AB और O रक्त समूह पाए जाते हैं, और इसका कारण क्या है, बहुविकल्पता है इसका कारण। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि बहुविकल्पता क्या होती है। और अब अपने एक और महत्वपूर्ण बात पढ़ लेते हैं यहाँ पर, जो आपकी किताब में समझाई गई है कि एक मटर के बीजों में जो मंड संश्लेषण होता है, मंड को हम स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मटर के बीजों में मंड या स्टार्च के संश्लेषण का नियंत्रित करने वाली एक जीन है B। इस जीन के उदाहरण से हम एकल उत्पाद के प्रभाव को समझेंगे। तो डायरेक्ट ये बोर्ड में भी प्रश्न आ सकता है कि आप एक B जीन का उदाहरण देकर मटर के बीजों में जो मंड संश्लेषण होता है उसका आप उसके संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले जीन के क्या प्रभाव हो सकते हैं उसको समझाइए। तो देखिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण करने वाली जीन कौन है, जीन B। इस जीन के 2 विकल्प होते हैं, एक तो कैपिटल B और एक स्मॉल b। अब देखिए किस तरह से ये प्रभाव उत्पन्न करती है। ये एक ही जीन है B, इसके 2 रूप है, इस कैपिटल B और स्मॉल b। तो ये तो हम जानते हैं कि ये तो मेंडल ने कहा था कि किसी जीन के 2 रूप होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। तो B प्रभावी है और स्मॉल b क्या है, अप्रभावी। अब देखिए, अब चूंकि जीन जोड़े में होती है, कारक जोड़े में होते हैं, तो ये जोड़े बना दिए हमने। जैसे जब ये कैपिटल B और कैपिटल B यानी कैपिटल दोनों कैपिटल है और संयुग्मज अवस्था में है, तो बड़े यानी विशाल आकार के मंड के कण उत्पन्न होते हैं। और जब विशाल आकार के मंड के कण उत्पन्न होते हैं तो बीज गोल बन जाते हैं, बीज फूलकर गोल हो जाते हैं।
तो दो तरह के लक्षण प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो बड़े आकार के मंड के कण बन रहे हैं, और उधर क्या हो रहा है, बीज में तो बड़े आकार के मंड यानी स्टार्स बन रहे हैं, और दूसरा वहाँ पर हो रहा है कि बीज गोल बन रहे हैं। तो दोनों को आप देखिए, एक बार याद रखना कि जब इस कैपिटल बी उपस्थित होती है तो बड़े आकार के मंड के कण बने और रिजल्ट क्या निकला, बीज गोल हो गए। दूसरी है कि जब स्मॉल बी आता है, ये भी समयुग्मजीय अवस्था है, तब छोटे आकार के मंड के कण उत्पन्न होते हैं और रिजल्ट ये निकलता है कि बीज है वो सिकुड़े हुए प्राप्त होते हैं, सिकुड़े हुए बीज अपन को प्राप्त होते हैं। और जब कैपिटल बी और स्मॉल बी यानी समयुग्मजीय की अवस्था होती है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तब मझोले यानी मध्यम आकार के मंड के कण उत्पन्न होते हैं। मध्यम मतलब न तो बड़े न छोटे। उस स्थिति में भी गोल बीज बनते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो कैपिटल बी में बड़े आकार के कण मंड के, स्मॉल बी में छोटे आकार के, कैपिटल बी स्मॉल बी में मध्यम आकार के। लेकिन उधर क्या लक्षण प्रकट हो रहा है बीज में, कैपिटल बी में बीज गोल बन रहे हैं, स्मॉल बी में सिकुड़े हुए बीज बन रहे हैं, और कैपिटल बी स्मॉल बी में गोल बीज बन रहे हैं। अब आप दोनों लक्षणों को देखते हैं। देखो ये यहाँ, अतः यहाँ मंड कण का आकार एक फिनोटाइप माना जाए। हम एक मंड आकार को फिनोटाइप ले लेते हैं, लक्षण प्ररूप। तो ये अपूर्ण प्रभाविकता को दर्शाता है। देखिए कैसे दर्शाएगा कि यहाँ पर बड़े कण हैं, यहाँ पर छोटे कण हैं। तो अपूर्ण प्रभाविकता कैसे, एक तो बड़े कण, दूसरे छोटे कण, और यहाँ पर बन गए मध्यम कण। तो मध्यम कण, ये इसका मतलब ये कौन सा अपवाद हुआ, ये अपूर्ण प्रभाविकता हुआ, क्योंकि न तो बड़ा आया न छोटा आया, दोनों का बीच का आ गया, मध्यम आ गया। तो मंड का कण का आकार अगर अपन फिनोटाइप के रूप में लेते हैं तो ये अपूर्ण प्रभाविकता को दर्शाता है। और यदि अपन बीज का आकार ले लें, बीज का आकार जो गोल और जो सिकुड़े हुए थे यानी झुर्रीदार, सिकुड़े का मतलब झुर्रीदार, तो बीज का आकार फिनोटाइप अपन माना जाए तो ये प्रभाविकता को प्रदर्शित करता है, यानी पूर्ण प्रभाविकता को प्रदर्शित करेगा। अतः इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि एकल जीन उत्पाद एक से ज़्यादा प्रभाव छोड़ सकता है। तो इस वीडियो के साथ हमने आज सहप्रभाविकता को पढ़ा है, जिसमें हमने एक हमारे रक्त समूह का निधन करने वाले जीन का उदाहरण देके पढ़ा है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से अपने नोटबुक में इसको उतार सकते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको डाउनलोड करके आप लिख लें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं।